गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम क्लास 11th के चैप्टर 6 मृदा का लास्ट 2 टॉपिक्स कर रहे हैं, मृदा अपरदन और मृदा संरक्षण। तो अगर हम बात करें मृदा अपरदन की, तो मृदा अपरदन मृदा के आवरण का विनाश है कहलाता है। आवरण से तात्पर्य है किसी भी वस्तु की कवच। तो उसी प्रकार से जब मृदा की कवच का विनाश होता है तो उसे मृदा अपरदन कहते हैं। दूसरी भाषा में कहें कि मृदा की ऊपरी परत का हट जाना या उसका हास्य होना मृदा अपरदन कहलाता है। अब यह प्रक्रिया होती किन कारकों की वजह से है, तो इसके 2 कारक हैं। एक है प्राकृतिक कारक और दूसरा है मानवीय कारक। ये 2 कारक हैं जिसकी वजह से मृदा अपरदन बहुत ज़्यादा होता है। अब इन कारकों को भी हम विस्तार से समझते हैं। तो देखें, तो सबसे पहले कारक है प्राकृतिक कारक। और प्राकृतिक कारक में अगर हम बात करें तो 2 सबसे महत्वपूर्ण कारक हो जाते हैं। एक है जल और दूसरा है पवन। इन दोनों की वजह से मृदा अपरदन बहुत ज़्यादा होता है। और दूसरी तरफ अगर हम मानवीय कारक की बात करते हैं तो इसके भी कई सारे पॉइंट्स हैं। एक है बढ़ती हुई जनसंख्या एक महत्वपूर्ण कारक है पहला। दूसरा अगर हम बात करें तो कृषि भी एक महत्वपूर्ण कारक है। तीसरी हम बात करें तो पशुचारण हो गया, और अन्य कारण भी हैं जिसकी वजह से क्या होता है, मृदा अपरदन होता है। तो इन दोनों ही कारकों को, चाहे वो प्राकृतिक हो या फिर मानवीय हो, इन दोनों कारकों को हम विस्तार से पढ़ेंगे इस टॉपिक के अंदर। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं प्राकृतिक कारण, जिसमें 2 हैं, जल और दूसरा है पवन। इन दोनों कारकों की वजह से मृदा अपरदन होता है। तो सबसे पहले हम पवन की बात करते हैं। पवन के द्वारा मृदा अपरदन कैसे होता है, जिन क्षेत्रों में मृदा के कण बहुत ज़्यादा एक दूसरे से असंगठित होते हैं या खुले हुए होते हैं, तो पवन के द्वारा ये कण आसानी से उड़ा लिए जाते हैं, बहा लिए जाते हैं, मृदा के द्वारा उड़ जाते हैं और इससे मृदा अपरदन होता है। इस तरह की क्रियाएं मुख्य रूप से आपको अर्धशुष्क और शुष्क प्रदेशों में देखने को मिलती है। दूसरा कारक है बहता हुआ जल, जिसे हम जल भी कह रहे थे। बहते हुए जल के कारण भी मृदा अपरदन होता है और ये सबसे ज़्यादा होता है। तो अगर हम बहते हुए जल के बारे में पढ़ें तो जिन क्षेत्रों में भारी वर्षा होती है या मूसलाधार वर्षा होती है, तो ये वर्षा के कारण जो जल है, जल के साथ मृदा बह जाती है और मृदा अपरदन होता है। पर अब ये 2 रूपों में होता है। 2 रूपों में कैसे, एक होता है परत अपरदन और दूसरा होता है अवनालिका अपरदन। तो परत अपरदन किसे कहते हैं? परत अपरदन मुख्य रूप से समतल मैदानी भूभाग में जब मूसलाधार वर्षा होती है तो वर्षा के द्वारा मृदा आसानी से हट जाती है। यह प्रक्रिया दिखाई तो नहीं देती है, परंतु काफ़ी ज़्यादा गंभीर समस्या है, क्योंकि मृदा मूसलाधार वर्षा के जल के द्वारा आसानी से बह जाती है। और क्या होता है, जब ये बह जाती है तो मृदा अपरदन हुआ। ये काफ़ी ज़्यादा हानिकारक है। क्यों है? क्योंकि मृदा की एक तो इसमें सूक्ष्म और अधिक उर्वरक पाए जाते हैं, और ये मृदा की ऊपरी परत है जो सबसे ज़्यादा उपजाऊ होती है। इस वजह से ये जो है परत अपरदन सबसे ज़्यादा हानिकारक है। दूसरा है अवनालिका अपरदन। अवनालिका अपरदन भी क्या है, एक महत्वपूर्ण क्रिया है जो घटित होती है मृदा अपरदन के द्वारा। अवनालिका अपरदन कैसे होता है? पर्वतीय या ढालीय प्रदेशों में जब ये ढाल, इस तरह के तीव्र ढाल होते हैं, तो जब इन तीव्र ढालों में वर्षा होती है तो वर्षा का जल काफ़ी तीव्रता के साथ नीचे आता है और ये सतह को काटता है, जिसकी वजह से ढालों में नालिकाएं विकसित हो जाती हैं, और ये छोटी छोटी नालिकाएं एक विख्यात रूप ले लेती हैं, बड़ा रूप ले लेती हैं, और भूमि छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाती है। तो इस प्रक्रिया को अवनालिका अपरदन कहा जाता है। अवनालिका अपरदन या फिर परत अपरदन मुख्य रूप से उन्हीं क्षेत्रों में देखने को मिलते हैं जहां पर भारी वर्षा होती है, या जिन क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा वर्षा होती है उन्हीं स्थानों में देखने को मिलता है।
अगर हम बात करें अवनालिका अपर्दन की, तो अब जिन भी क्षेत्रों में अवनालिका अपर्दन होता है उन क्षेत्रों में जो भूमि होती है, भूमि में छोटी छोटी क्यारियाँ, ये छोटी छोटी अवनालिकाएँ विकसित हो जाती हैं। जिन प्रदेशों में अवनालिकाएँ विकसित हो जाती हैं और इन्हीं अवनालिकाओं से जो भूमि विकसित होती है या जो भूमि दिखाई देती है उनको उस भूमि को बीहड़ कहा जाता है, या आप बेसिकली इनको बीहड़ के नाम से भी जानते हैं। और इनका एक दूसरा बहुत फेमस नाम है, इस प्रकार की बीहड़ वाली भूमि को उखात भूमि स्थलाकृति कहा जाता है। इस तरह की स्थलाकृति बेसिकली आपको चंबल नदी घाटी की द्रोणियों में देखने को मिलेगी। कहाँ? चंबल नदी में। दूसरा, इस तरह की आकृतियां आपको तमिलनाडु में और पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों में भी देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट, ये जो मृदा अपरदन हो रहा है, इस मृदा अपरदन के कारण प्रति वर्ष 8,000 हेक्टेयर भूमि किस में बीहड़ में परिवर्तित हो रही है। तो जिसकी वजह से काफ़ी बड़ी आंकड़ों में, या कहें कि एक भूमि का एक काफ़ी बड़ा क्षेत्र क्या हो रहा है, प्रतिवर्ष बीहड़ में कन्वर्ट होता जा रहा है। ये जो भारत के लिए एक गंभीर समस्या के रूप में उभर रहा है। आगे बात करते हैं, जो मृदा अपरदन है, मृदा अपरदन का जो दूसरा मुख्य कारण था वो क्या था? मानवीय कारक। मानवीय कारक में जो सबसे प्रमुख कारण है कृषि के कारण भी मृदा अपरदन को बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिला है और ये भारतीय कृषि के लिए एक गंभीर समस्या बन गई है। क्योंकि जब कृषि में उपज को बढ़ाने के लिए क्या किया जाता है, काफ़ी सारा हानिकारक पदार्थ वगैरह या रासायनिक खादें वगैरह बहुत ज़्यादा क्या करी जाती है, डाली जाती है, जिससे कि उपज या फिर उत्पादन बहुत ज़्यादा हो। उत्पादन बढ़ाने के उद्देश्य से हम मृदा पे काफ़ी ज़्यादा रासायनिक खादों का उपयोग करते हैं, जिसकी वजह से इन रासायनिक खादों की वजह से क्या हुआ है, मृदा की उर्वरता कम होती चली गई है और मृदा अपरदन को बढ़ावा मिला है। पहली बात। दूसरी बात कि कृषि की उत्पादकता बढ़ाने के लिए हमने हरित क्रांति का या हरित कृषि को क्या किया है, बढ़ावा दिया था, जिसमें इन्होंने हरित कृषि में रासायनिक खादों का भी उपयोग बहुत ज़्यादा हुआ था। और दूसरा था कि रासायनिक खादों के साथ साथ अति सिंचाई का प्रावधान था। अति सिंचाई की वजह से इन क्षेत्रों में क्या हुआ, लवणीय समस्या बढ़ने लग गई। लवण की समस्या के कारण क्या हुआ, मृदा के निचले स्तरों में जमा हुआ नमक धरातल के ऊपर आना शुरू हो गया, जिससे क्या होने लगा, मृदा की जो उर्वरता थी वो नष्ट होती चली गई। तो ये भी एक क्या थी, समस्या बन गई। किसके लिए? भारतीय कृषि के लिए, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, मृदा अपरदन को इन्हीं कारणों, इसी तरह से तो हम क्या कर रहे हैं, बढ़ावा दे रहे हैं। तीसरे कारक की बात करें, बढ़ती हुई जनसंख्या। जितनी तीव्रता के साथ जनसंख्या बढ़ रही है, तो क्या हो रहा है, जनसंख्या बढ़ने के कारण जनसंख्या तो बढ़ रही है, अब जनसंख्या की मांग क्या हो रही है, कृषि की, उसको भी पूरा करना है। जनसंख्या की मांग है, रहने के लिए आवास चाहिए, उसको भी पूरा करना है। तो इन सभी के लिए हम क्या करते हैं, वनों को काटना शुरू कर दिया है, जिसकी वजह से जब हम वनों को काटना शुरू कर दे रहे हैं तो एक तो मरुस्थलीकरण को बढ़ावा मिलता है, दूसरा मृदा अपरदन को भी बढ़ावा मिलता है। क्यों? क्योंकि जब हम वनों को काटते हैं तो जो वनों के जो पेड़ पौधे होते हैं वो मृदा की कणों को आपस में जकड़ के रखते हैं। लेकिन जैसे ही जब मृदा अपरदन मतलब वृक्ष हटने शुरू हो जाते हैं तो मृदा के जो कण हैं एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और वो बहते हुए जल या पवन के द्वारा आसानी से क्या हो जाते हैं, बहा लिए जाते हैं या हटा दिए जाते हैं। दूसरा, मृदा और भी अगर हम वृक्ष क्या कर रहे हैं, वनों को बहुत तेजी से काट रहे हैं, तो इससे भी क्या होता है, मृदा अपरदन को भी क्या फिर और ज़्यादा बढ़ावा मिलता है। क्यों? क्योंकि इसकी वजह से क्या हुआ, जो
वन थे, वनों की जो टहनियाँ थी या पत्तियाँ थी, जब ये टहनियाँ और पत्तियाँ अपने आप झड़ती हैं, गिरती हैं, तो क्या होता है, मृदा में ह्यूमस, ये जब मृदा में मिलकर सड़ गल जाती हैं तो उससे मृदा में ह्यूमस की मात्रा बढ़ती है, ह्यूमस की वृद्धि होती है, जिससे कि मृदा का जो उपजाऊपन है बना रहता है। लेकिन जब हमने वनों का विनाश करना शुरू कर दिया तो साथ ही साथ मृदा की जो उर्वरता थी, जो मृदा में ह्यूमस की मात्रा थी, वो भी क्या होने लग गई, घटनी शुरू हो गई। तो इन सभी की तरह से क्या हुआ, मृदा अपरदन को बढ़ावा मिलता है। तो आई होप सो कि आपको ये मृदा अपरदन का टॉपिक समझ आ गया होगा। इस चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक है वो है मृदा संरक्षण। मृदा संरक्षण इसलिए आवश्यक है क्योंकि मृदा अपरदन के द्वारा मृदा की ऊपरी उपजाऊ परत का हनन या नष्ट हो जाती है। तो इसलिए ये भारत के लिए गंभीर समस्या बनकर उभरी है। अतः भारतीय कृषि के लिए भी एक ये समस्या है और इस समस्या से निकलने के लिए मृदा का संरक्षण बहुत ही ज़्यादा आवश्यक हो जाता है, क्योंकि ये जो मृदा अपरदन और मृदा क्षय की क्रिया है ये मानव द्वारा की जा रही है, इसलिए इसको रोकना भी मानव का ही कर्तव्य है और संतुलन बनाए रखना भी उसी का ही काम है। क्योंकि मनुष्य ने प्रकृति को इतना ज़्यादा नुकसान पहुंचा दिया है, तो उसके प्रकृति और मानव के बीच में संतुलन बनाए रखना भी क्या है, मनुष्य का ही कार्य होता है। मनुष्य ने अपने आर्थिक विकास को बढ़ाने के लिए या अपना आर्थिक विकास करने के लिए, अर्थव्यवस्था को विकसित करने के लिए प्रकृति का अंधाधुंध उपयोग किया है, परंतु ऐसा नहीं है। प्रकृति ने कुछ नियम बनाए हैं तथा मनुष्य को उन नियमों के तहत रहकर ही क्या करना है, अपना विकास करना है, नहीं तो प्रकृति उसका भरण अवश्य करती है, और जो कि प्रकृति अभी कर रही है। तो इसीलिए इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए हमें मृदा संरक्षण करना है। और मृदा संरक्षण के लिए क्या है, इसको समझते हैं। तो एक्चुअल में मृदा संरक्षण एक विधि है जिसमें मृदा की उर्वरता बनाई रखी जाती है, पहला। दूसरा पॉइंट, मृदा के अपरदन और क्षय को रोका जाता है। और तीसरा, मृदा की निम्नलिखित दिशाओं को सुधारा जाता है। ये तीन उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए मृदा संरक्षण का कार्य किया जाता है। पहला, मृदा की उर्वरता बनाए रखना। दूसरा, मृदा के अपरदन तथा क्षय को रोकना। और तीसरा, मिट्टी की निम्नलिखित दशाओं को सुधारा जाना। इन तीनों उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए मृदा संरक्षण किया जाता है। एक्चुअली जो मृदा अपरदन है ये मुख्य रूप से पुरानी दोषपूर्ण पद्धतियों की वजह से काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है। तो अगर हम इन पद्धतियों में सुधार कर लें तो मृदा अपरदन को काफ़ी हद तक रोका जा सकता है। उदाहरण के लिए जैसे पर्वतीय ढालों पर कृषि करना, कृषि की वजह से क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा मृदा अपरदन होता है। तो जितने भी पर्वतीय ढाल होते हैं जहाँ पर भी हैं, 15 से 25% ढाल प्रवणता वाली भूमि पर कृषि नहीं करनी चाहिए। यदि बहुत ज़्यादा आवश्यकता हो तो फिर उन क्षेत्रों में सीढ़ीनुमा कृषि बनाकर या खेत बनाकर क्या की जा सकती है, कृषि की जा सकती है, पहला। दूसरा कि जो अति चढ़ाई के द्वारा क्या होता है, जब पर्वतीय क्षेत्रों में अति चढ़ाई की जाती है तो उसकी वजह से मृदा क्या हो जाती है, मृदा के कण लूज हो जाते हैं, असंख्य ढीले पड़ जाते हैं और वो आसानी से अपरदित हो सकते हैं। तो अति चढ़ाई को क्या करना, रोकना, जिससे कि मृदा अपरदन को काफ़ी हद तक रोका जा सके। इसके बाद क्या करना, पर्वतीय क्षेत्रों में समोच्च रेखा के अनुसार मेड़बंदी करना, फिर समोच्च रेखीय सीढ़ीदार खेत बनाना, नियमित वानिकी करना, नियंत्रित चराई, आवरण फसलें उगाना, मिश्रित खेती, और इस तरह के तरीकों को अपनाकर काफ़ी हद तक मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। रही बात ये, दूसरे जिन क्षेत्रों में अवनालिका अपरदन बहुत ज़्यादा होता है उन क्षेत्रों में क्या करना, अवनालिका अपरदन को नियंत्रित करने के लिए भी कई सारे कदम उठाए जा सकते हैं। यहाँ पर अंगुलाकार अवनालिकाओं को
सीढ़ीदार खेत बनाकर समाप्त किया जा सकता है, पहला। दूसरा, जितनी भी बड़ी अवनालिकाएं होती हैं उनके द्वारा जो जल अपर्दन होता है या जो जल का बहाव होता है उसको कम करने के लिए इन अवनालिकाओं में छोटे छोटे क्या करना, बांध बना देना, जिससे कि पानी के बहाव को काफ़ी हद तक रोका जा सकता है और अवनालिका अपर्दन भी कम हो सकता है, नियंत्रित किया जा सकता है। तीसरा, इन क्षेत्रों पर जहाँ पर क्या कहते हैं अवनालिका अपर्दन है हो रहे हैं, इन क्षेत्रों पर सीढ़ीदार खेत बनाकर अथवा यहाँ पर वनस्पति का आवरण वनस्पति का रोपण करना, यानी कि वनस्पति लगा देना दोनों तरफ, जिससे कि क्या होगा, अपर्दन कम हो पाएगा। क्योंकि जहाँ पे भी वनस्पति विकसित होगी वहाँ की जो मिट्टियाँ हैं, पेड़ों की जो जड़ें होती हैं वो मिट्टियों को क्या करती है, सपोर्ट के लिए पकड़ लेती है, जकड़ लेती है। तो मिट्टी क्या हो जाती है, मिट्टी के कण आपस में संगठित हो जाते हैं, जिससे कि वो आसानी से जल के बहाव से कटते नहीं हैं। तो ये भी है। इसके बाद जो अगर शुष्क प्रदेशों में मृदा अपर्दन की बात करें तो शुष्क या फिर अर्धशुष्क क्षेत्रों में कृषि योग्य भूमि पर बालू के टीलों के प्रसार को वृक्षों की रक्षक मेखला तैयार करना, यानी शुष्क और अर्धशुष्क जो क्षेत्र होते हैं ये कैसे हैं, मरुस्थलीय क्षेत्र होते हैं जो आसानी से क्या होते हैं, पवन के द्वारा क्या वर्धित हो जाते हैं। तो यहाँ पे जहाँ पर भी बालू के टीले होते हैं, इन बालू के टीलों पर क्या करना, वृक्ष रक्षक मेखला तैयार करना, बनाना, यानी वृक्षों की मेखला तैयार कर देना, सो दैट कि जिसकी वजह से क्या होगा, ये पवन द्वारा जो अपर्दन होता है उसको क्या किया जा सकेगा, काफ़ी हद तक रोका जा सकेगा। नेक्स्ट है, कृषि के लिए अनुपयुक्त भूमि को चारागाहों में बदल देना चाहिए। मतलब ऐसी भूमि जो कि कृषि के लिए उपयोगी नहीं है, उस भूमि को चारागाह में परिवर्तित कर देना चाहिए। तो ये था। साथ ही भारत सरकार द्वारा स्थापित केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड ने देश के विभिन्न भागों में मृदा संरक्षण के लिए अनेक योजनाएं बनाई हैं, जो उन स्थानों की जलवायु दशाएं, भूमि समरूपण तथा लोगों के सामाजिक व्यवहार पर आधारित होती हैं। यानी कि ये जो योजनाएं हैं वहाँ की परिस्थितियों को ध्यान में रख कर की गई हैं या बनाई गई हैं, जिससे कि वहाँ पे सही तरह से क्या हो सके, इस समस्या से बाहर आया जा सकता है और साथ ही लोगों का तालमेल भी अच्छा बन जाए, इसलिए वहाँ पे इस तरह की क्या की गई हैं, योजनाएं तैयार की गई हैं। तो इस तरह से हम मृदा को क्या कर सकते हैं, संरक्षित कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आया होगा। तो आज की क्लास हम यहीं ओवर करते हैं। थैंक यू सो मच।